हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंग। आज की इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर जो हमें दिए हुए हैं। इससे पिछली वीडियोस के अंदर हमने 17 तक जो है अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। देखिए, आप क्वेश्चन को अपनी स्क्रीन के ऊपर भी पढ़ सकते हैं या फिर आप अपनी बुक निकाल कर भी उसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर है व्हाट इज द एनर्जी इन जूल्स। एनर्जी पूछ रहा है जूल्स में। रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द फर्स्ट बोर ऑर्बिट टू द फिफ्थ बोर ऑर्बिट। ये कह रहा है कि जो हमारी फर्स्ट बोर ऑर्बिट है और उसको फिफ्थ बोर ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, हाइड्रोजन एटम इसने बोल दिया है। इसके बाद में ये कह रहा है कि जब वो इलेक्ट्रॉन दोबारा से रिटर्न बैक करेगा किसमें, ग्राउंड स्टेट में, तो जो लाइट एमिट होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी। ये सेकेंड चीज हुई। इसके बाद में इसने दे रखा है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन एनर्जी, ये चीज इसने दी हुई है। ठीक है, तो आप जो है मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें भी हमने कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। तो यहां पर जो है हमारे पहले भी हमसे फॉर्मूला जो है मैंने बता चुकी हूँ ये चीज में कि इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो आपका nth ऑर्बिट के अंदर है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, यहां पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन के लिए जो आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो आपको दी हुई है, सो एनर्जी जो है, एनर्जी जो आपकी है ये हो जाएगी आपकी -2.18 इंटू 10 की पावर -11 अर्ग्स में। ठीक है, ERGS, ये भी क्या है, यूनिट ही है। ठीक है ना, यहां पर उसने जूल में नहीं दिया है। ठीक है, ये आपकी हो गई किसकी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन, इतनी हो गई। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी है जब वो n = 1 से n = 5 में जाएगा। ठीक है ना, उसने बोला है ना फर्स्ट बोर ऑर्बिट, तो यानी कि आपका n1 जो है वो क्या है 1 और आपका n2 जो क्या है 5। ये आपका लोअर वाला है, वो किसमें भेज रहा है उसको, हायर वाले में, यानी कि फिफ्थ बोर ऑर्बिट में। इसको यहां से यहां पहुंचाने के लिए कितनी एनर्जी होगी वो पूछना चाह रहा है, किसमें, लेकिन जूल्स में। यूनिट्स का भी आपको इसके अंदर ध्यान देना होता है। तो यहां पर देखो आपको ये चीज तो दे रखी है और हमें पता है फॉर हाइड्रोजन एटम ये आपका हो जाएगा एनर्जी -2.18 इंटू 10 की पावर -11, क्योंकि ये चीज तो मेरे को दी हुई थी। ठीक है, इसके बाद में हमारा होता है z² डिवाइड बाई n²। ये होता है ना, डिवाइड में आता है हमारा n²। अब n क्या है, n मेरी यही वाली वैल्यू है, n = 1 और n = 5। तो यहां पर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, यहां पर आप फाइंड आउट करोगे, एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है। सो ये हो जाएगी डेल्टा E, दैट विल बी E5 माइनस E1, क्योंकि एक 5 में है और एक 1 में है। सो ये हो जाएगा आपका E5 माइनस E1। ठीक है ना, डेल्टा E। अब देखो ये कितना हो जाएगा, अगर आप E5 इसके लिए लिखते हो, अगर आप इसके लिए E5 लिखते हो और इसी के लिए आप E1 भी लिखते हो, ठीक है ना, दोनों ही केस के लिए आप इस एक्सप्रेशन को लिखते हो, तो आपकी n की वैल्यू एक बार 5 आएगी, एक बार 1 आएगी। लेकिन जो ऊपर वाली चीज है वो दोनों में तो कॉमन है, तो इसको हम लिख लेते हैं बाहर, -2.18 इंटू 10 की पावर -11। अब आपका क्या बचता है, 1/n2² और 1/n1²। आपका n2 तो 5 है, n1 1 है, तो इसको मैं लिख रही हूं यहां पर अलग से 1/ आपका n2 कितना है 5, तो मैं लिख रही हूं सीधा 5 का स्क्वायर माइनस n1 कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। अब यहां से आप जो है इस डेल्टा E को फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपका हो जाएगा -2.18 इंटू 10 की पावर -11, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस का 5, सो यानी कि ये हो जाएगा आपका -24 डिवाइड बाई 25। अब माइनस माइनस जो है ये आपका प्लस हो जाएगा। और इस पूरी चीज को सॉल्व करने के बाद मैं आपको बता दे रही हूं क्या आंसर आना चाहिए आपका। यहां पर मैंने इसको लिखा हुआ है कितना आंसर आना चाहिए। आपका डेल्टा E आना चाहिए 2.093
इंटू 10 की पावर -11। अब देखो ये जो मैंने वैल्यू यहाँ पे रखी है इसके अंदर, ये तो मेरे को अर्ब्स में दे रखी थी, तो यानी कि ये भी इसी में होगी, यूनिट्स तो मेरी वही रहेंगी, ठीक है ना। लेकिन उसने जो हमसे एनर्जी पूछी है वो पूछी है जूल्स में, तो यानी कि मेरे को इस वैल्यू को जूल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए, आपको इससे उसमें कन्वर्जन करना है, तो दोनों के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। तो ये होता है 1 अर्ब बराबर होता है 10 की पावर -7 जूल के। किसके बराबर होता है? 10 की पावर -7 जूल के इक्वल होता है। तो यानी कि अगर मेरे को ये अर्ब्स में दे रखा है और मेरे को इसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो इसको 10 की पावर -7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जूल में हो जाएगा। तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो, यहीं पर मैं लिख रही हूं मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 से। अब -11 और -7 कितना होता है? -18। तो डेल्टा ई जो है ये हो जाएगा 2.093 इंटू 10 की पावर -18। ये किस में आई? जूल में। तो पहली चीज मैंने बता दी है कैसे फाइंड आउट करनी है, जो उसने बोली एनर्जी फाइंड आउट करनी है। दोनों आपको लेवल उसने दे दिए, 1 है और 5 है, ठीक है। दोनों के लिए आप डेल्टा ई कैलकुलेट कर सकते हो, फॉर्मूला आपको पता है। इसके बाद में ये कह रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट। अब वो जो इलेक्ट्रॉन आपका 5th में एक्साइट कर गया है, उसके बाद में जब वो रिटर्न बैक करेगा किसमें? ग्राउंड स्टेट में, तो जो लाइट एमिट होगी उसकी वेवलेंथ पूछ रहे हैं। सो वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है ना। सो आपका डेल्टा ई तो यही रहेगा, डेल्टा ई तो यही रहेगा ना उसका, इलेक्ट्रॉन का। अब यहां से वो हमसे लैम्डा पूछ रहा है। सो हमें पता है E इज इक्वल टू होता है H न्यू, और न्यू होता है C बाई लैम्डा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू H C बाई लैम्डा। यहां पर हमने E नहीं, हमने डेल्टा E कैलकुलेट किया है, तो आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से आपको H पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, C पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा आपको फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ पूछी है, लैम्डा फाइंड आउट करना है। अब वो वेवलेंथ आपकी निकलेगी इस डेल्टा ई के अकॉर्डिंग, जो आपने यहां पर ये निकाला है एनर्जी चेंज डेल्टा ई, ठीक है। तीनों चीज पता है, लैम्डा निकाल सकते हैं, लैम्डा निकाल देते हैं। यहां से हमारा कितना आएगा? ये देखो लैम्डा आपका हो जाएगा एच सी बाई डेल्टा ई। डेल्टा ई पता है, इसकी वैल्यू यहां डाल देते हैं। लैम्डा आपका इक्वल हो जाएगा, एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड में। यूनिट्स रख के उनको काट के दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाएगी आपका 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। डिवाइड में आपकी ये वाली वैल्यू आ गई, डेल्टा ई की वैल्यू। देखो जूल से जूल कट गया, सेकंड सेकंड कट गया, लैम्डा किस में आएगा? मीटर में आएगा। इस पूरी कैलकुलेशन को करने के बाद में बता रही हूं कितना आना चाहिए आपका, 9.50 इंटू 10 की पावर -8 मीटर। यूनिट्स काट के मीटर में ही आएगी, ठीक है। लैम्डा ये आपका मीटर में हो गया है, या फिर आप इसको लिख सकते हो 2 डिजिट्स इधर किसका होगा तो 10 की पावर -10 हो जाएगा, ठीक है। 950 इंटू 10 की पावर -10 मीटर लिख सकते हैं इस तरीके से। अब हमें पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 मीटर के इक्वल। तो अगर यहाँ पे 10 की पावर -10 मीटर मल्टीप्लाई में है, तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल है। तो मैं इस पूरी चीज को हटा के लिख सकती हूँ लैम्डा इक्वल हो जाएगा 950 एंगस्ट्रॉम के। तो आपको जो है सब तरीके से कन्वर्जेंस आनी चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई आपके पास एमसीक्यू दिया हुआ है उसमें किस तरीके का आपको ऑप्शन दिया हुआ है, मीटर में पूछ रहा है, एंगस्ट्रॉम में पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मीटर में निकाला है तो फिर उसको हमें सेंटीमीटर में कैसे करना होता है, एंगस्ट्रॉम में कैसे करना होता है, नैनोमीटर्स में किस तरीके से कन्वर्जेंस करने हैं, ठीक है, पिकोमीटर में भी। सो ये आपका हो गया है लैम्डा। डेल्टा ये आपका इतना आना चाहिए फाइंड आउट करने के बाद। लैम्डा जो उसने पूछा है वेवलेंथ, वो आपकी ये आनी चाहिए 950 एंगस्ट्रॉम में है, मीटर्स में चाहिए तो वो ये है, ठीक है। सो आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19।
द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय इतना, आपको एक रिलेशन दे रखा है, ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम द n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया है, 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। दोनों चीज को फाइंड आउट कर देते हैं। सबसे पहले 19th के अंदर इसमें जो दिया हुआ है वो ये है, En बराबर है आपका -2.18 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइड में है n², ये है आपका जूल में। ये रिलेशन जो है ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद में कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली, तो आपको n इज इक्वल टू 2 बोल दिया है। n जो है ये आपका n1 कहलाएगा, ठीक है ना। तो हमने जो आपको दिया हुआ है उसको हमने मान लिया कि n1 इज इक्वल टू 2 है। जहां पे इलेक्ट्रॉन है वहां से उसने कहा है कि आपको एनर्जी बतानी है इसी इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली रिमूव करने के लिए। सो आपको यहाँ पर कोई ट्रांजिशन की बात उसने नहीं करी है, ठीक है, कि आपको n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 5 में, इस तरीके से उसने कुछ नहीं कहा है। उसने कहा है कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली निकालना है। सो कंप्लीटली निकालने का मतलब है कि वो आपसे आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन को वो पूरी तरीके से वहां से निकालना चाह रहा है। सो आपका जो यहाँ पर n2 हो जाएगा वो आप बता तो नहीं सकते हो कि आपको इलेक्ट्रॉन को किसी स्पेसिफिक जगह पर भेजना है, लेकिन आपको उससे पूरा बाहर निकाल देना है। सो यहाँ पर आपका n2 इसीलिए हो जाएगा भाई इंफिनिटी, ठीक है, विच इज नॉट स्पेसिफिक, आप इसको बता नहीं सकते हो। इसके लिए आपको बस एनर्जी बतानी है, वो तो आयनाइजेशन एनर्जी ही है। अब इसने इतनी चीज बोल दी है, ठीक है। एनर्जी निकालते हैं, कैसे निकालनी है ये चीज जो है पिछले क्वेश्चन में भी हम कर चुके हैं, पिछली वीडियो में आप देख सकते हो, ठीक है, उसमें भी हमने ऐसे ही क्वेश्चन किया था। n1 जो है वो बता रहा है 2 है, क्योंकि उसने कंप्लीटली रिमूव करने के लिए कहा इलेक्ट्रॉन को, तो आपका n2 जो है वो इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। ट्रांजिशन की बात तो नहीं हो रही यहाँ पे, ये रिलेशन आपको दिया हुआ है। अब इस रिलेशन के अंदर आपको सब कुछ उसने दे दिया है। यहां पर आपको रिलेशन दिख रहा है, ये वैल्यू है, डिवाइड में क्या है n²। अब इस n² की जगह पे 2 आएगा और इंफिनिटी आएगा। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही करना है। यहां पर आप जो है डेल्टा E निकालोगे, यहां पर आपका क्या हो जाएगा -2.18 इंटू 10 की पावर -18। फिर यहां पे आपका क्या आएगा, सेम वही चीज 1/, यहां पर आपका n² है, देखो डिवाइड में, ठीक है। सो आप क्या करते हो, डेल्टा E का मतलब है, यहां पर मैं लिख देती हूँ, डेल्टा E का मतलब है कि आप कर रहे हो E इंफिनिटी -E2, ये कर रहे हो आप, जैसे हमने पहले किया था E5 -E1 ऐसे करके। तो यहां पर क्या है E इंफिनिटी -E2। सो यहां पर आपका एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा इंफिनिटी के लिए, डिवाइड में n² का मतलब क्या है, इंफिनिटी का स्क्वायर, बिकॉज दिस इज n2। अब माइनस करोगे किसको, इसको E2 को, तो यहां पर आपका यही एक्सप्रेशन हो जाएगा। n² क्या रहेगा आपका, 2 रहेगा, ठीक है ना। सो आपका E2 में आपका n इज इक्वल टू 2 है, इसीलिए ये E2 लिखा है। E इंफिनिटी का मतलब है कि n की वैल्यू आपकी इंफिनिटी है। सो आप जो है, क्योंकि दोनों ही एक्सप्रेशन के अंदर ये चीज कॉमन है, इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं 1/n², ये आपका अलग अलग है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, E इंफिनिटी मतलब 1/∞², माइनस है E2, तो माइनस करेंगे 1/2², क्योंकि ये आपका n1 है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं n2 या फिर इसको n इंफिनिटी, अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो, ठीक है। आप अपनी तरीके से कैसे भी लिख सकते हैं इसको, ये फॉर्मूला आपको लगाना है बस, ठीक है ना। तो आपका यहां पर डेल्टा E हो जाएगा, ये चीज आपकी रहेगी -2.18 इंटू 10 की पावर -18। ये आपकी जूल पर एटम के लिए होती है, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, ये होती है आपकी जूल पर एटम के लिए। अब देखो 1/∞ इज 0, माइनस ये कितना बचेगा 1/4, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दोगे सीधा 4 से, तो डेल्टा E में बता रही हूं कितना आना चाहिए आपका 5.45 इंटू 10 की पावर -19 जूल पर एटम, ये आपका डेल्टा E आना चाहिए, ठीक है। ये आपका डेल्टा E आ गया है। फिर से मैं बता देती हूँ, आपको n इज इक्वल टू 2 दे रखा है, क्योंकि कंप्लीटली रिमूव करना है, तो मतलब आपका n2 जो है, यानी कि जो सेकंड वाला आपका n है, वो आपका क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है।
अब आप ये दोनों के लिए आप ये वाले एक्सप्रेशन में रख के वैल्यू को निकाल सकते हो। डेल्टा ई हो जाएगा आपका ई इंफिनिटी माइनस ई टू। सो आपको ये वाला ई इंफिनिटी के लिए लिखना है और यही वाला एक्सप्रेशन ई टू के लिए भी लिखना है। इंफिनिटी वाले में यहां पर एन की जगह पर इंफिनिटी आएगा, ई टू वाले में यहां पर एन की जगह पर टू आएगा। ठीक है, दोनों को माइनस किया तो ये चीज आ गई। अब दोनों को माइनस करके सॉल्व करोगे तो बस आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। यहां पर आपने कैलकुलेट कर दिया है, आपको जो एनर्जी फाइंड आउट करनी थी। इसके बाद में कह रहा है व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर दैट कैन बी यूज्ड टू कॉज दिस ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन को करने के लिए वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है, सेंटीमीटर में पूछ रहा है। तो हमें डेल्टा ई तो पता चल गया है इसी ट्रांजिशन के लिए, तो इसके लिए अब वो लैम्डा पूछ रहा है। तो लैम्डा आपका हो जाएगा वही एच सी बाई डेल्टा ई, बिकॉज ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है। लैम्डा इधर आ गया, डेल्टा ई नीचे चला गया। लैम्डा आपका इक्वल हो जाएगा, एच हो जाएगा 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड में, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8, ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड में, ये हो जाएगा आपका जूल सेकेंड में। ठीक है, डिवाइड में आएगी आपकी डेल्टा ई की वैल्यू मैंने अभी फाइंड आउट की थी 5.45 इंटू 10 की पावर माइनस 19 थी। ठीक है, ये आपकी जूल पर एटम में हो गई, जूल से जूल कट गया, ये आपका सेकंड से सेकंड कट गया। ठीक है, आपकी लैम्डा जो हो जाएगी ये आपके लिए आ जाएगी मीटर में। ठीक है, इसे सॉल्व करने के बाद मैं बता रही हूं कितना आना चाहिए आपका 3.647 इंटू 10 की पावर माइनस 7, ये आपका है मीटर में। अब उसने मीटर में नहीं बोला है, उसने सेंटेंस के अंदर देखो लिखा हुआ है कि सेंटीमीटर में बतानी है, तो आप मीटर को चेंज कर लो किसमें, सेंटीमीटर में। तो आपका लैम्डा इक्वल हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 10 की पावर माइनस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 की पावर 2 से हो जाएगा मल्टीप्लाई यहां पर, तो 10 की पावर माइनस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया है वेवलेंथ वाला जो उसने पूछा था। ठीक है, सबसे पहले आपसे डेल्टा ई निकलवा दिया, आपको ये फॉर्मूला पता है, यहाँ पर डेल्टा ई की रखोगे वैल्यू तो आपके पास में लैम्डा निकल के आ जाएगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ इतना। आपसे वेवलेंथ पूछ रहा है, वेलोसिटी दी हुई है। सो 20 के अंदर आपको वेलोसिटी दी हुई है, ये मैंने वेलोसिटी लिखी है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, यहां पर आपको वेलोसिटी दे रखी है 2.05 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड है। ये आपकी वेलोसिटी हो गई, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है और क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ। सो हमें डायरेक्ट देखो फॉर्मूला पता है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच ओवर एम वी। ठीक है, यहां पर आपको वेवलेंथ निकालनी है। यहां पर आपका ये हो गया 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड में। आपका जो मास है इलेक्ट्रॉन का ये होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी इंटू वेलोसिटी किसमें दे रखी है 2.05 इंटू 10 की पावर 7। बस इसको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो आपका आ जाएगा 3.55 इंटू 10 की पावर माइनस 11 मीटर। आंसर देख सकते हो कि इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है कैलकुलेट करके। ठीक है, बस इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है। इसके अंदर वेलोसिटी पता है, मास पता है इलेक्ट्रॉन का, एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी आपको पता है। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 20। 21 देखते हैं आप। 21 के अंदर है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना। मास हमें इलेक्ट्रॉन का वैसे भी पता है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, वेवलेंथ पूछी है। सो हमें मैं यहां पर लिख रही हूं एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमें पता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी होता है। आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 25 जूल। ये आपकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ, लैम्डा निकालना है। ये मैं वो डाटा लिखती हूँ जो हमें दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। सो ये चीजें आपको गिवन होती है, पहले हम उस चीज को लिख लेते हैं जो चीज हमें गिवन है। अब वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मास पता है, काइनेटिक एनर्जी पता है, तो पहले काइनेटिक एनर्जी को ही देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है भाई हाफ एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, इसके अंदर मेरे को काइनेटिक एनर्जी पता है, मास पता है इलेक्ट्रॉन का, वो भी पता है।
यहां से वेलोसिटी निकल सकती है, वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था, यहां से हमने वेलोसिटी फाइंड आउट की थी, ठीक है। सो यहां से हम जो है इन दोनों चीजों का यूज करेंगे, वेलोसिटी को निकाल लेंगे। तो देखो यहां से आप जो है इस पूरे फॉर्मूले को ना रीअरेंज कर लो, आपका v स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये 2 इधर डिवाइड में था, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये मास जो है m ये आपका इधर मल्टीप्लाई में था, तो इस साइड में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अब यहां से ये स्क्वायर हटा दो तो इधर अंडर रूट लगा दो, बन गया। यहां से वेलोसिटी फाइंड आउट कर लो, देखो आपका वेलोसिटी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में आएगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 25, डिवाइड में क्या है मास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। यूनिट्स वगैरह देख लेना इसकी, ठीक है। यहां पर देखो वैल्यू में बता रही हूं, इसको पूरे कैलकुलेशन पार्ट को करने के बाद आपका आंसर आना चाहिए 812। 812 वेलोसिटी आपकी मीटर पर सेकंड में होती है, यूनिट्स देख लेना, ठीक है। तो 812 आपको वेलोसिटी पता चल गई है। पूछ क्या रहा है वो, वेवलेंथ पूछ रहा है। सो वेलोसिटी की मदद से आप वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हो, बिकॉज हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/m/v। ये जो यहाँ पर v है ना, ये वेलोसिटी के लिए है, ये मास तो मास ही है, ये क्या है हमारी वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी नहीं है। सो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, डिवाइड में जाएगा मास, v कितना है 812, सारी वैल्यू पता है तो लैम्डा निकल सकता है। तो यहां से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। लैम्डा आपके पास में सॉल्व करने के बाद आ रहा है 8967 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। 8967 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। अब देखो 10 की पावर माइनस 10 मीटर को मैं लिख सकती हूँ 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल। सो ये हो जाएगा 8967 एंगस्ट्रॉम। कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये चीज पता है कि मैं इसको अरेंज करके ऐसे लिख सकती हूँ। सो हम दोनों ही तरीके से लिख के दिखा सकते हैं। तो ये आपका लैम्डा हो गया है कैलकुलेट, बस आपको यही चीज फाइंड आउट करने के लिए कही थी। ना क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भी 10 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम उन दोनों स्पीशीज को बोलेंगे कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। इसने लिख भी रखा है दैट इज दोज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आपको जो है दे रखे हैं ये Na प्लस Mg2 प्लस K प्लस कैल्शियम 2 प्लस S2 माइनस और आर्गन, ये दे रखे हैं आपको। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, ठीक है। देखो आप जो है इनमें काउंट करो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहां पर कितने हैं, फिर हम इनको कंपैरिजन कर सकते हैं। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो उसका मतलब इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन यहां पर क्या है Na प्लस है, तो प्लस का मतलब होता है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। सो एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसका हो जाएगा 11 में से 1 जाएगा तो आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। चलो इसके 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। Mg2 प्लस के ऊपर आते हैं, तो मैग्नीशियम का आप देख सकते हो एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इसका मतलब इसमें 12 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनस 2 प्लस का मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं, प्लस का मतलब होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है, ठीक है ना। इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने दिए होंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, तो जब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हम उन स्पीशीज को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं। तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, ठीक है। तो आपका Na प्लस Mg2 प्लस ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। अब देखते हैं K प्लस। सो पोटेशियम को देखो
यहाँ पर आपका पोटेशियम का क्या होता है, 19 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका मतलब इसके अंदर 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 19। लेकिन एक प्लस का मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, सो -1 करोगे तो आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम 2+ देखो, कैल्शियम का कितना होता है, 20। 2+ का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दोनों भी आपके आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। S2-, सल्फर के ऊपर 2- है, 16 होता है। 2- का मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं, तो 2 लेने के बाद इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 16 + 2 = 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है इनके साथ में। आर्गन का देखो, आर्गन तो होती ही 18 ही है, नोबल गैस, ठीक है, इसमें 18 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होगा, ना तो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे ना देंगे, स्टेबल है ऑलरेडी, ठीक है। तो आपके आइसोइलेक्ट्रॉनिक हुए ये दोनों, सोडियम मैग्नीशियम, बोथ हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स, और ये सारे भी आपके आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गए बिकॉज इन सब के अंदर आपके कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों के अंदर आपके कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है और ये चारों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है एक दूसरे से, ठीक है, क्योंकि इनमें सब में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों में ही 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर आपके 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट के ऊपर आते हैं हम। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द फॉलोइंग आयंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयंस की लिखनी है। ए पार्ट के अंदर है H-। सबसे पहला है H-। H के अंदर देखो, सबसे पहले देखो हाइड्रोजन में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में। माइनस का मतलब है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन और ले लिया, सो 1 + 1 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास में, 2 इलेक्ट्रॉन। सो जब इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, 1s2, ठीक है ना, इसी तरीके से लिखते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन थे इसलिए 1s2। अगर 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो हम लिखते हैं 1s1। अब ये 1 है उस इलेक्ट्रॉन के लिए, यहां पर 2 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, सो ये आपका आंसर है 1s2। बी पार्ट के अंदर देखो क्या लिखा है वो, Na+। सबसे पहले देखो सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 11, तो इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक प्लस चार्ज है, इसका मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो तो कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। सो इसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबसे पहले देख लो कि आपके हाइड्रोजन में कितने होते हैं, फिर देखो कि इसके ऊपर चार्ज है माइनस का, प्लस का, और कितना चार्ज है, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को माइनस प्लस करो। उसके बाद में देखो कि इसके पास में अब है कितने इलेक्ट्रॉन्स, अब इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 हैं, तो इन 10 इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग लिख दो, ठीक है। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहां गए, 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहां गए, कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा आपका 2p6। इसमें 2 आते हैं भाई, इसमें 2 आते हैं, p में 6 आते हैं, तो 2, 4 और 6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास में O2-। ऊपर 2- चार्ज है, ठीक है, ऑक्सीजन पे। तो सबसे पहले देखो ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2- का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स और ले लिए हैं, तो 8 में 2 और जोड़ दो तो हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन की तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रही, 1s2, 2s2, 2p6, तो यानी यही आपका आंसर है सी पार्ट का भी। इसके बाद में है आपके पास में यहां पर F-। F- देखो फ्लोरीन के लिए आप यहां पर मैं लिख देती हूं, F- में फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 9 है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 9 है, एक माइनस चार्ज है, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन और लिया है, तो इसके पास में भी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 9 पहले से हैं, 1 माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तो यही हो गई, 1s2, 2s2, 2p6, ये आपकी हो गई है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये 1s2, 2s2,
2p6। फर्स्ट वाले का आंसर है 1s2, बाकी तीनों का आंसर ये है। आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद में है सेकेंड पार्ट, व्हाट आर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, उसका एटॉमिक नंबर बताना है। हुज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाई। चलिए अब हम इसको कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर सबसे पहला आपको दे रखा है 3s1। तो आप जो है डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी देख के बता सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली इसको देखकर भी बता सकते हो कि यहाँ पर कौन सा एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, यहां पर देखो आप इस तरीके से लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, फिर आता है आपका 3s2, लेकिन यहां पर क्या दिया है 3s1। तो ये आपके कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स, यहां से यहां तक कितने हो गए 10 और 1 11। तो मतलब अगर एटॉमिक नंबर आपका 11 है, इसका मतलब आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं 11 ही हैं। सो आपके पास में यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब उसका 11 इलेक्ट्रॉनिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है। सो आपका यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 11। ठीक है, ये आपका हो गया है, क्योंकि उसने हमसे एटॉमिक नंबर ही पूछा है तो हम एटॉमिक नंबर उसको बता रहे हैं। इसके बाद में है 2p3। सो हम लिखते हैं भाई 1s2, 2s2, 2p3, क्योंकि दिया हुआ है 2p3। अब आप इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें काउंट कर सकते हो, ये हो जाएंगे आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि उसका 7 एटॉमिक नंबर है। ठीक है, उसने सिर्फ एटॉमिक नंबर पूछा है, ये नहीं पूछा कि है कौन सा। अब इसके बाद में है सी पार्ट। सी पार्ट के अंदर है 3p5। सो बस आप यहां पर कर सकते हो 3s2, 3p5, क्योंकि 3p5 दिया है ना, तो आपकी यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। सो आपका 3p5 है। सो आप यहाँ पे सीधा इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर सकते हो। यहां तक आपके 10 हो गए और ये 17 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि 17 एटॉमिक नंबर ही है। ठीक है, आपको जैसे लगे आप वैसे कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 17 है। सो फर्स्ट का आंसर 11, उसके बाद में 7, उसके बाद में 17। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपको पता है पे एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, वैसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए थर्ड पार्ट के अंदर है, आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से दे रखी है, आपको बताना है कि कौन सा वो एटम होगा। तो थर्ड पार्ट है, इसके अंदर आपका फर्स्ट है हीलियम, फिर 2s1। सो यहाँ पर आपका हीलियम है, फिर 2s1 है। सो आप जो है ऐसे भी लिख सकते हो, हमें पता है 1s2, 2s1 हो जाएगा। सो आपका कितना है यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 ये रहा 1 ये रहा, 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर 3 किसका होता है भाई, लिथियम का ही होता है। सो ये एटम कौन सा है, लिथियम है। आप देख सकते हो हीलियम के बाद 1 इलेक्ट्रॉन है, 2s1 है। ठीक है, सो आपको पता है कि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है। ठीक है ना, और यहाँ पर आपके पास में हीलियम के बाद 1 इलेक्ट्रॉन है, सो हीलियम के बाद आता है लिथियम। सो आपका कौन सा होगा, लिथियम होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखकर भी आप बता सकते हो। यहाँ पर देखो बी पार्ट के अंदर है आपका, यहाँ पर नियोन है, 3s2, 3p3 दिया हुआ है। ठीक है, सो नियोन आपका हो जाता है कौन सा 10। नियोन तक आपका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद में आपके पास में 3s2, 3p3 है। सो आपके पास में इसमें 10 में 5 और ऐड कर लो, 2 और 3 कितना होता है 5। ठीक है, तो 10 के बाद 5वें नंबर पे आपके कौन सा आपका आइटम आता है, वही आपका होगा। सो नियोन के बाद आपका आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। सो ये आपका कौन सा हो जाएगा, फॉस्फोरस। ठीक है, इसी एटम के बाद में आप देख सकते हो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आप उन्हीं को काउंट कर सकते हो। पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर भी बता सकते हो उस चीज को, इस तरीके से 1s2, 2s2, 2p6, फिर ये चीज तो आपको दी हुई है 3s2, 3p3। ठीक है,
सो यहाँ पर आप देख सकते हो सी पार्ट के अंदर, यहाँ पर आपको पता होता है जैसे 3 पे 3 दिया हुआ है जो आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है, कौन से पीरियड का है, और 3 दिया हुआ है तो आपके कौन से ग्रुप का है। ठीक है, इस चीज से भी आप बता सकते हो। इसके बाद में है आर्गन 4s2 3d1। सो आर्गन तक हमें पता है 18 हो जाता है, एटॉमिक नंबर भी, इलेक्ट्रॉन्स भी। इसके बाद में है 4s2, तो ये कितने हो गए 20 तक। ठीक है, 18 के बाद 19 20 इलेक्ट्रॉन्स ही काउंट कर रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक है ना, तो यहाँ पर 18 हो गए, उसके बाद में 19 20 और फिर 21। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने एटॉमिक नंबर है। सो यहाँ पर 21 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 21 ही एटॉमिक नंबर है। सो ये किसका होता है, ये होता है स्कैंडियम का। सो पहला आंसर लिथियम है, इसके बाद में फास्फोरस है, इसके बाद में स्कैंडियम है। ये आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर है व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलाउज g ऑर्बिटल्स टू एग्जिस्ट। तो उसने बोला है g ऑर्बिटल्स हैं, तो लोएस्ट वैल्यू बतानी है हमें n की। ठीक है, इसने g ऑर्बिटल्स की बात की है। सो हमें पता है जब l की वैल्यू आपकी 0 होगी तो s है, 1 होगी तो p है, 2 होगी तो d है। ठीक है, और जब 4 होगी तो g होगी, s p d f g। तो यानी कि जब l की वैल्यू आपकी 4 होगी तभी आपकी g ऑर्बिटल होगी। ठीक है ना, इस वाली चीज की बात कर रहे हैं। अब ये पूछ रहा है कि आपकी लोएस्ट वैल्यू n की कौन सी होनी चाहिए जिसमें आपके ये वाले g ऑर्बिटल जो है ये एग्जिस्ट करे। तो आपकी n की वैल्यू इस 4 से तो ज्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है ना, हम कौन सी उनको बोलते हैं कि वो एग्जिस्ट करती हैं या फिर वो पॉसिबल है, जहां पर आपकी n की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है। यानी जैसे n की वैल्यू आपकी 5 है तो आपकी l की वैल्यू 4 3 2 1 और 0 इनमें से कुछ भी हो सकती है, पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर आपका l जो है ये 4 है, क्योंकि देखो उसने g बोला है ना, उसने g बोला है, तो g पे मेरी l की वैल्यू कितनी आ रही है 4। तो अगर मेरी l की वैल्यू 4 है तो n की वैल्यू इससे ज्यादा कोई भी हो सकती है ना। इस चीज से आप एग्री करोगे, l की वैल्यू अगर मेरी 4 है तो n तो उससे हाई ही होगा, n की वैल्यू से हाई होगी। n की वैल्यू हो सकती है 5 6 7 इस तरीके से, मतलब 4 से ऊपर। लेकिन उसने क्वेश्चन के अंदर बोला है कि लोएस्ट वैल्यू ऑफ n, मतलब n की वो लोएस्ट वैल्यू जो इन g ऑर्बिटल्स को एग्जिस्ट करे। सो अगर हमारा L4 है तो n की वैल्यू सबसे लोएस्ट कौन सी दिख रही है 5, तो n की वैल्यू हो जाती है 5। ये आपका आंसर है, क्योंकि L जो है वो आपका 4 है और n की वैल्यू उससे ज्यादा ही होगी। ठीक है, पर वो उनमें से भी आपसे लोएस्ट वाली पूछ रहा है जिनमें आपका L जो है वो g ऑर्बिटल्स पे एग्जिस्ट करेगा, ये n की वैल्यू 4 पे। ठीक है, तो आपकी n की वैल्यू इसलिए लोएस्ट वाली रहेगी 5। तो बस आपका n इज इक्वल टू 5 आंसर है। अब आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 25। इलेक्ट्रॉन इज वन ऑफ द 3d ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन्स आपकी किसी एक 3d ऑर्बिटल के अंदर है, पॉसिबल वैल्यूज n l ml की बतानी है। क्वेश्चन नंबर 25, 3d ऑर्बिटल में कहीं पर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहां पर आपके पास में जो 3 दिया हुआ है ये आपकी n की वैल्यू हो जाती है, n इज इक्वल टू 3। अब यहां पर आपके पास में जो है ये हो जाएगी, क्योंकि इसने दिया है s p d। तो जब s है तो 0 है, d है तो 2 है। तो हमें पता चला जब l की वैल्यू 0 होती है तो s होता है, 1 होता है p होता है, 2 होता है तो d होता है। सो यहां पर क्या है d के 2। सो यानी l की वैल्यू जो है वो आपकी क्या रहेगी 2 रहेगी। इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, तुरंत पता आपको चल जाएगा। तो n की वैल्यू 3 है, पता है उसको। ठीक है, n की वैल्यू 2 है, ये भी हमको पता है इसको देख के। अब उसने पूछा है ml। ml होता है आपका -L2 + L, -L2 + L, मतलब L की जो वैल्यू है उसमें माइनस से लेके पूरा प्लस तक, बस उसने यही 3 चीजें हमसे पूछी हैं। सो -L से +L तक आपकी ml की वैल्यू हो जाएंगी, क्या हो जाएगी -2 -1 0 +1 +2। -2 से +2 तक जाएगा क्योंकि L की वैल्यू जो है वो 2 है। ठीक है, इसलिए -2 से +2 तक जाएगा। सो यहाँ पे
जो आपकी 3D है, डी के अंदर हमें पता ही है इस तरीके से होती है 5, -2, -1, 0, +1 और +2। देख रहे हो उस तरीके से होती है। आपको ऐसे लिखना होता है जैसे नंबर लाइन पे लिखते हैं, माइनस फिर 0 फिर प्लस, ऐसे ही लिखना है बिल्कुल, -2 फिर 0 से फिर प्लस की तरफ। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया है। उसने तीनों वैल्यूज पूछी थी, तीनों वैल्यू हो गई है। N3 है, L2 है, ML की वैल्यू ये रही। इसके बाद में है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर है एक एटम, एक एलिमेंट का कंटेन्स 29 इलेक्ट्रॉन, 35 न्यूट्रॉन्स, डिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इसके दो पार्ट है। इसमें ये कह रहा है कि इसके अंदर 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबसे पहले तो इसमें ये चीज गई, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई इसके पास में 29। जो न्यूट्रॉन्स हमें दे रखे हैं, न्यूट्रॉन्स है 35। ठीक है, इसके बाद में फर्स्ट पार्ट के अंदर कहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने हैं। तो प्रोटॉन्स तो इसी के इक्वल रहेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन है उतना ही एटॉमिक नंबर है, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, विच इज इक्वल टू 29 प्रोटॉन्स। बस यही आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है कि जितने हमारे प्रोटॉन्स हैं उतने आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपको गिवन है तो आपके उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाते हैं। यहां पर आपका हो गया है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट के अंदर आते हैं। इसमें ये कह रहा है कि हमें इसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो जब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़े आराम से लिख सकते हो। 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 29 है। अब 29 एटॉमिक नंबर होता है कॉपर का। कॉपर जो है वो आपका एक्सेप्शन के अंदर आता है, क्रोमियम और कॉपर दोनों के अंदर होती है। कॉपर जो है इसमें आपका क्योंकि फुल्ली फिल्ड होता है तो वो ज्यादा स्टेबल रहता है, तो आपका 4s2 नहीं 4s1 रहता है और 3d10 रहता है। तो आप इसकी पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो या फिर आप जो है शॉर्ट में भी लिख सकते हो। यहां पर आपका हो जाएगा ये 4s1 फिर 3d10। ठीक है, वैसे जो हम लिखते हैं बाकी एलिमेंट्स के लिए वो हम इस तरीके से लिखते हैं 4s2 3d6 इस तरीके से लिखते हैं। पर क्योंकि यहां पर हमारा जो है फुल्ली फिल्ड बन रहा है, d10 बन रहा है, सो ये d10 रहेगा और यहां से जो है एक इलेक्ट्रॉन कूद के इधर चले जाएगा, d10 बन जाएगा, ये आपका 4s1 रह जाएगा। ठीक है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, आर्गन 18 हो गए, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है तो 28 हो गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 29 हो गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 29 हो गए। सो ये आपका आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर है गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं H2 प्लस H2 और O2 प्लस में। तो H2 प्लस H2 और O2 प्लस। ठीक है, इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हैं आप। सबसे पहले देखो हम जो है इसके ऊपर चार्जेस को छोड़ देते हैं। पहले हम नॉर्मल के अंदर देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर हम इनके चार्ज के अकॉर्डिंग निकाल देंगे। सबसे पहले देखो H2 है, सो हाइड्रोजन में एक, सो अगर इस हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन है तो H2 में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो H2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज है, सो 2 में से एक इलेक्ट्रॉन्स तो चला गया, कितने इलेक्ट्रॉन बचा 1 इलेक्ट्रॉन। तो H2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन है, आंसर है इसका। H2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन, H2 है, सो एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों को मिला दो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब O2 प्लस में देखो एक ऑक्सीजन में हुए 8 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में भी हुए 8 इलेक्ट्रॉन्स। भाई ये एक ऑक्सीजन एटम है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है 8 है, इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर 8 रहेंगे। इस वाले एटम के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो O2 बन गया है इसके अंदर टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर देखो प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज का मतलब है कि 16 में से इसने एक इलेक्ट्रॉन तो दे दिया, तो बचे कितने 15 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये आपके आंसर है। फर्स्ट वाले के अंदर एक इलेक्ट्रॉन,
इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर फर्स्ट पार्ट है, एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 3 है। पूछ रहे हैं व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L एंड ML। देखो यहां पर से आपसे वैल्यूज पूछी हैं L ML दोनों की। सो देखो यहां पर आपको n गिवन है। अगर आपका n 3 है तो आपका L हो सकता है 0 1 2, कुछ भी हो सकता है। अगर L 0 है सो दैट मीन्स S है, 1 है तो 2 है, 1 है तो P है, 2 है तो D है। तो आपका अगर 3 और यहाँ पर L की वैल्यू 0 होती है सो दैट मीन्स आपका 3S है। अगर आपका 3 है N और L की वैल्यू 1 है सो मतलब आपका 3P है। अगर आपका N 3 है और L की वैल्यू 2 है तो मतलब आपका 3D है। ठीक है, इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन था ना जिसके अंदर उसने पूछा हुआ था हमसे N L ML की सारी वैल्यूज, उसके अंदर उसने 3D बोल दिया था। सो उसने 3 भी बता दिया और D है ये भी बता दिया। 3 क्या है N, D क्या है हमारी L की वैल्यू यानी कि 2। सो दोनों चीज पता है। ठीक है ना, यहां पर लेकिन आपके पास में L की वैल्यू नहीं दी हुई है। सो जैसे 3D होता है ऐसे 3P भी हो सकता है, 3S भी हो सकता है। ठीक है, सो आपकी अगर N की वैल्यू 3 है सो L की वैल्यू पॉसिबल है 0 भी, 1 भी, 2 भी। दैट मीन्स S भी, P भी और D भी। अब इनके अकॉर्डिंग आपकी ML की वैल्यूज भी काफी सारी हो सकती हैं। देखो इसके अंदर मैं लिख रही हूँ फर्स्ट पार्ट के अंदर N आपका 3 है और L आपका 2 है। सो आपकी ML की वैल्यूज हो जाएंगी -L to +L, मतलब -2 से लेके +2 तक। सो ML आपका हो जाएगा -2 -1 0 +1 +2। होगा या नहीं होगा? ऐसे ही अगर आपका N जो है वो तो 3 ही है लेकिन L की वैल्यू आपकी 1 है मतलब 3P। तो आपकी ML हो जाएगी -L to +L, मतलब -1 0 +1। ठीक है ना। अगर आपका तीसरी चीज आती है n इज इक्वल टू 3 है तो हो सकता है आपका L जो है वो 0 हो तो आपका ML भी क्या हो जाएगा -L to +L, मतलब क्या बचा 0 ही। ठीक है, तो 0 है। ऐसे ही आप देख सकते हो आपके पास में देखो टोटल वैल्यूज कितनी आ रही हैं। ये आपका कौन सा केस है 3D में टोटल 5 होती है, 5 खाने बनाते ना इस तरीके से। यहां पर देखो 3P के अंदर कितने होते हैं टोटल 3। ये आपका 3P है। 3P में देखो टोटल 3 वैल्यूज आ रहे हैं आपके पास में ML की। यहाँ पर देखो आपका 3S है, 3S के अंदर आपकी क्या आती है सिर्फ एक वैल्यू 0 है। ठीक है, सो आपका N सेम है, L की वैल्यू 3 पॉसिबल है। अब उसी के अकॉर्डिंग आपका ML निकलता है -L to +L। ठीक है, माइनस इतनी वैल्यू से प्लस इतनी वैल्यूज तक। ये आपका हो गया है क्वेश्चन। इसके बाद में है आपके पास में इसका सेकेंड पार्ट, लिस्ट द क्वांटम नंबर्स ML एंड L ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 3D ऑर्बिटल। ML और L की बतानी है वैल्यूज आपको 3D ऑर्बिटल्स के लिए। सो यहां पर आप देख सकते हो ये मैंने आंसर ऑलरेडी लिख दिया है। ये वाला जो चीज लिखा है मैंने ये इसी का आंसर है सेकेंड पार्ट का। ये वाला N की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू 2 है। 3D के लिए ML की वैल्यूज मैंने निकाल दी हैं तो ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट का भी मैंने बता दिया है। सो इसके बाद में आपका थर्ड पार्ट कि इनमें से कौन सी ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं। 1P 2S 2P 3S 3F। ठीक है, ये सब आपको दे रखे हैं। अब आप देखो इनको पॉसिबल है कि नहीं है, आप इनको देख के बता सकते हो कि कौन सी वाली इनमें से पॉसिबल होंगी कौन सी नहीं होंगी। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो आपको दो ही चीज दिख रही है, एक तो आपको दिख रही है ये N की वैल्यू है और दूसरी चीज है आपके पास में ये L की वैल्यू। ठीक है ना, ये दोनों ही चीजें आपके पास में, एक N की वैल्यू और एक L की वैल्यू। सो आप देख सकते हो कि अगर N की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो L की वैल्यू उससे कम ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर L जो है वो P है। सो L आपका हो सकता है S P D F। S में 0 1 2 3,
L की वैल्यू 0 है तो S है, 1 है तो P है, 2 है तो D है, 3 है तो F है। अगर N की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो P के अकॉर्डिंग L की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1। P है तो L की वैल्यू भी कितनी होगी? P के अकॉर्डिंग 1। तो आपका N और L दोनों इक्वल नहीं हो सकते, सो ये आपका है नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। सो 1P नॉट पॉसिबल। 2S के ऊपर आते हैं। 2S का मतलब है N की वैल्यू 1, N की वैल्यू 2 है और आपकी L की वैल्यू है 0। यहां पर देख सकते हो S 0, ठीक है। सो आपका N 2 है और L 0 है, सो दिस इज पॉसिबल। इसके आगे की हमें कुछ नहीं पता है, यहां पर इन दोनों के बेसिस पे ही आपको जो है कंपैरिजन करके दिखाना है, ठीक है। यहां पर आपको ML MS नहीं पता है, इन दोनों में से ही बताना है कि पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो ये पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल। ये नॉट पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। 2P देखो, N की वैल्यू 2 है और L की वैल्यू आपकी 1 है, यहां से आप देख सकते हो P1। सो ये भी आपका पॉसिबल है। N की वैल्यू ज्यादा है L से। 3F, N की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू भी 3 है, F 3 है, ये देखो, ठीक है। तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते, N और L बराबर नहीं हो सकते हैं। सो यहां पर आपका ये भी नॉट पॉसिबल है। तो फर्स्ट वाला नॉट पॉसिबल, बीच वाले दोनों ये पॉसिबल हैं, लास्ट वाला भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये आपके आंसर्स हो गए। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 29, यूजिंग एसपीडी नोटेशंस। एसपीडीएफ जो भी नोटेशंस होती है उनका यूज करना है। डिस्क्राइब दी ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। ऑर्बिटल बतानी कौन सी है। यहां पर आपको ए पार्ट है, n इज इक्वल टू 1 है और l इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, l की वैल्यू 0 है तो s है, 1 है तो p है, ठीक है। ये हमने लिख लिया है। n की वैल्यू 1 मतलब 1। इसके बाद में इसने बोला है l की वैल्यू 0 मतलब क्या है? s, तो मतलब 1s है, ठीक है। ऐसे ही बताना है आपको। इसके बाद में आपका n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 1 है। n की वैल्यू 3 तो मतलब 3 है, l की वैल्यू 1 का मतलब p है, तो मतलब 3p हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका n 4 है, l 2 है, तो 4d हो गया, वहां से देख सकते हो। इसके बाद में आपका n 4 है और l 3 है, तो मतलब 4f हो गया, वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो 1s 3s 1s 3p 4d 4f, ये आपके आंसर्स हो जाते हैं। देखिए इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, उसके अंदर आपको एक टेबल टाइप बना के पूरी दे रखी है। एक्सप्लेन गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, उसमें आपको काफी सारी जो है आगे वैल्यूज भी दे रखी हैं, ml की भी दे रखी है और ms की भी दे रखी है, आपको स्पिन भी बता रखी है। यहाँ पर देखिए आपसे जो है रीजन पूछा हुआ है कि कौन सा आपका पॉसिबल है और कौन सा नहीं है, तो आप जो है इन्हीं वैल्यूज को देखकर बता सकते हो। यहाँ पर देखिए पहले पार्ट के अंदर आपका n भी 0 है और l भी 0 है, तो सीधी सी चीज है आपका n 0 नहीं हो सकता भाई, आपका तो n ही 0 लिखा हुआ है, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो आपका फर्स्ट पार्ट है कि n 0 नहीं हो सकता है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बी पार्ट के अंदर आओ, n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 0 का मतलब क्या है कि ये 1s है, सो ये तो पॉसिबल है। इसके बाद में आपको ml की वैल्यू 0 दे रखी है, वो भी पॉसिबल होती है, और ms जो है वो आपका -½ है, वो भी पॉसिबल है, सो ये आपका पॉसिबल है। ठीक है, यहां पर देखिए अब आपके पास में सी पार्ट के अंदर n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू भी 1 है, सो दोनों ही वैल्यूज आपकी इक्वल हो गई हैं, ये इक्वल नहीं हो सकती, तो ये भी आपका नॉट पॉसिबल, n l के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये दोनों आपके इक्वल नहीं हो सकते हैं, आपका n की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, जैसे इस केस के अंदर है n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है, सो दैट मीन्स दिस इज 2p, सो 2p है। इसके बाद में डी पार्ट के अंदर आगे ml की वैल्यू 0 दे रखी है, सो ml की वैल्यू 0 तो पॉसिबल होती है, ms जो है वो आपको स्पिन दे रखी है -½ पॉसिबल, ये आपका पॉसिबल का केस हो गया। ठीक है, सो नॉट पॉसिबल, पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल। इसके बाद में है n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू भी 3,
सो एन और एल दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। सो ये आपका हो गया है नॉट पॉसिबल। एन और एल की वैल्यू बराबर नहीं हो सकती है। नेक्स्ट केस है आपका N3 है L1 है, सो मतलब ये 3p की बात कर रहा है। सो 3p है, ml 0 है, ms प्लस हाफ है, तो ये भी आपका पॉसिबल है। सो बस आपका इस तरीके से होगा। n और l की वैल्यू देखकर ही आपको पता चल रहा है, क्योंकि ml जो है आपको ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं। तो यहाँ पर जो है अगर आपके पास में ml और उसकी कोई भी वैल्यू दी है, आगे आपके पास में कोई भी वैल्यूज दे रखी है, ठीक है, चाहे आपको ml जो है -3 दे रखा है, फिर कुछ भी दे रखा है, पहले तो आपको यही देखना है कि आपका n और l बराबर तो नहीं है, या फिर n जो है आपका वो छोटा तो नहीं है l की वैल्यू से, ठीक है, या फिर आपका n 0 तो नहीं है। अगर ऐसी कोई भी केस है तो ये तो ऑटोमेटिकली नॉट पॉसिबल है, क्योंकि आपका यही चीज सही नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम इन्हीं चीज के बेस पर बता पा रहे हैं कि कौन सा पॉसिबल है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हो नॉट पॉसिबल, पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल, ये आपके हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31 देख सकते हैं आप। इसमें देखो ये इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके, अगर N4 है और ms आपको दे रखा है -½ स्पिन, ठीक है। सो आपका N4 है, -½ स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। अगर आपकी n की वैल्यू 4 है तो देखो आप डायरेक्टली ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लगा सकते हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपका n 4 है तो ये बराबर हो जाएंगे 2n² के। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू n की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर, 4 4 जा होता है भाई 16, 16 2 जा होता है 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो n = 4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मैं ये डायरेक्टली इस फॉर्मूले से बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि 2n² होता है फॉर्मूला। 2n² से डायरेक्टली बता सकते हो। n डाल दो यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे आ गए 32 इलेक्ट्रॉन। तो n = 4 में तो 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जो इसकी स्पिन सिर्फ -½ है, हमें सिर्फ वही वाले इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। तो आधे इलेक्ट्रॉन्स, हाफ ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन्स विल हैव -½ स्पिन। इन 32 इलेक्ट्रॉन्स में से आधे इलेक्ट्रॉन्स की तो -½ स्पिन होगी, आधों की +½ होगी। तो 32 का आधा करोगे तो हो जाएगा कितना 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका आंसर है। तो मतलब 16 इलेक्ट्रॉन्स वो हैं n = 4 के जिनकी -½ स्पिन होगी, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के पहले देखे कि n = 4 में इलेक्ट्रॉन्स है कितने, उन्हीं के आधे इलेक्ट्रॉन्स करोगे तो उन्हीं की तो ½ स्पिन होगी, ठीक है। ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 2.32 के अंदर है, शो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बोर ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि हमें बताना है कि सर्कमफ्रेंस बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम वो इंटीग्रल मल्टीपल है डी ब्रोगली वेवलेंथ का, यानी कि लैम्डा का, सीधा सीधा ये बोल रहा है वो, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर कौन सा 32 है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर अकॉर्डिंग टू बोर एंगुलर मोमेंटम जो कि हमारा mvr होता है वो एक होल नंबर मल्टीपल है किसका, h/2π का, ठीक है। तो इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम विच इज mvr इज अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ किसका, h/2π का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर उसने ये बोला। अब यहां से देखो हम इस 2π को इधर भेज सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2πr, mv जो है mv ये आपका आएगा इधर नीचे nh/mv, ठीक है, इतना आएगा यहां पर। अब यहां से देखो ये आपके पास में हो गई है फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन इसको नाम दे देते हैं। अब इसके बाद में ये था अकॉर्डिंग टू बोर। अब अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली लैम्डा = होता है देखो h/mv होता है ये चीज
सो यहाँ पर आप इस चीज के अंदर देख सकते हो, ये रहा आपका H/mv। सो इस H/mv की जगह पर आप इसके अंदर डाल सकते हो लैम्डा, बिकॉज लैम्डा बराबर होता है H/mv के। सो इस H/mv की जगह पर हम लिख सकते हैं कि ये n लैम्डा के इक्वल है। तो आपके पास में देखो ये चीज आ जाएगी। तो अगर आपको करके दिखाना है तो आप इस तरीके से करके दिखा सकते हैं, ठीक है। सो 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा। इसने शो करने के लिए कहा था, हमने बता दिया है इसको। इसने यही चीज कही है, सर्कमफ्रेंस विच इज 2πr, ठीक है, ऑफ द बोर ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल, यहां पर n की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट। जो उसने स्टेटमेंट बोली है उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है ना। ये इसने शो करने के लिए कहा था, बस आपका सीधे सीधे ये आ जाता है इसके बाद में। सो ये आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 32। सो बस आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।